नमस्कार, 15 शहर 15 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 15 बड़े शहरों की 15 बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता मानक अग्रवाल के बाद अब सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह ने कहा है कि बीजेपी और संघ देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहते हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि ये हिटलर की तरह तानाशाह हैं। हिटलर और बीजेपी की संस्कृति एक जैसी है। इनका प्रजातंत्र में विश्वास नहीं है। प्रजातंत्र के विरोध में फैसले लिए जा रहे हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं कि आरएसएस के पास अरबों की संपत्ति कहां से आई, इसका जवाब देना चाहिए। भोपाल में मजदूर संघ का एयर कंडीशनर कार्यालय बन गया है। गांव-गांव में सरस्वती स्कूल बन गए। बीजेपी और संघ को इन बातों को उजागर करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आरएसएस 50 साल से कहता आया है हमारा संगठन राजनीतिक नहीं, लेकिन अब तय हो चुका है कि आरएसएस राजनीतिक दल है। भागवत बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। उन्हें मुखौटा हटाकर बीजेपी की कमान संभाल लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक विश्वास सारंग ने कहा है कि संघ पर टिप्पणी करने की गोविंद सिंह की हैसियत नहीं है। प्रदेश में मंदिरों की खाली पड़ी जमीन को बिल्डरों को देने के प्रस्ताव का विरोध बीजेपी ने शुरू कर दिया है। ये प्रस्ताव सरकार कैबिनेट की बैठक में लेकर आएगी। प्रदेश में सरकार के अधीन आने वाले मंदिरों की जमीन को बिल्डरों को देने का प्रस्ताव 5 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में लाया जाएगा। सरकार ने मंदिरों की बेशकीमती खाली जमीन या फिर उस पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे से बचाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि सरकार के अधीन आने वाले मंदिरों की खाली जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए सरकार निजी व्यक्ति को बेचने का प्रस्ताव ला रही है। प्रस्ताव के तहत इस दायरे में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर के साथ दूसरे बड़े शहर आएंगे। बिल्डर के निर्माण कार्य से आने वाली राशि को मंदिर, जिला और राज्य स्तर के देवस्थल कोष में जमा कराया जाएगा। इस प्रस्ताव को बीजेपी ने हिंदू विरोधी बताया है। बीजेपी का आरोप है कि सरकार एक धर्म को निशाना बना रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज भोपाल में दूसरा दिन है। बताया जा रहा है कि एनआरसी और सीएए को लेकर के प्रचारकों के साथ वो अहम बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही अनुषंगिक संगठन जो है उनको भी एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस बात को लेकर के यहाँ पर चर्चा चल रही है। फिलहाल मीडिया का जाना अंदर बैन है, इसलिए हम अंदर के क्या कुछ लोग मौजूद हैं, कौन आया है, ये हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो सूत्रों से मिली जानकारी है उसके हिसाब से इस बार 5 साल बाद ऐसा हो रहा है जो मोहन भागवत एमपी और सीजी की नफ्स टटोलने जिला प्रचारकों से बात करने आए हैं। साफ तौर पर जिस तरीके के हालात सीएए और एनआरसी को लेकर के बन रहे हैं उसमें संघ की क्या अहम भूमिका होगी और किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये चर्चा में तय किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो पूरे 1 साल का जो कार्यकाल रहा वो संघ के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा और इसकी समीक्षा भी की जा रही है। मोहन भागवत फिलहाल एमपी के दौरे पर आए हैं और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी अहम और प्रमुख एजेंडों पर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह आरएसएस अपनी भूमिका आने वाले समय में निभा पाएगा। और इसके साथ ये भी जानकारी मिली है कि बीजेपी की जो बड़ी हस्तियां हैं, जो बड़े नेता हैं, उनसे भी मिल करके तमाम एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन आज 3 दिवसीय दौरे पर पचमढ़ी पहुंचे, जहां जिला प्रशासन के आला अधिकारियों ने राज्यपाल की अगवानी की। अपने 3 दिवसीय दौरे पर पचमढ़ी पहुंचे राज्यपाल आज अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक लेंगे और कल भारत स्काउट एंड गाइड के 22वें एडवेंचर मीट का शुभारंभ राज्यपाल करेंगे। अपने दौरे के तीसरे दिन राज्यपाल पचमढ़ी के पगारा विलेज में स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। राज्यपाल के दौरे के मद्देनजर आला अधिकारी पचमढ़ी पहुंच चुके हैं और राज्यपाल के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा सहित अन्य इंतजाम बनाने में अधिकारी जुटे हुए हैं। शिवपुरी जिले के कोलारस थाना अंतर्गत आने वाले रामनगर टोल प्लाजा पर बीती रात आल्टो में सवार 4-5 लोगों ने न सिर्फ टोल प्लाजा के बैरिकेड्स तोड़ दिए बल्कि टोल कर्मियों के साथ मारपीट भी की। ये घटना तकरीबन रात 11 बजे की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये सभी
पंजाब के नंबर वाली आल्टो कार में सवार थे और जैसे ही वो रामनगर टोल प्लाजा पर पहुंचे वैसे ही वो गाड़ी से उतरे और उन्होंने पहले बैरिकेड्स हटाए। जब टोल कर्मियों ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो उन्होंने टोल कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। काफ़ी देर तक वो टोल कर्मियों के साथ मारपीट करते रहे। बाद में वे बैरिकेड्स हटाकर वहाँ से रफू चक्कर हो गए। देर रात टोल कर्मी कोलारस थाने पहुंचे और उन्होंने मामले की शिकायत दर्ज कराई। हालांकि इस मामले में कोलारस पुलिस कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। यह हम बता दें कि कोलारस थाना अंतर्गत आने वाले पूरन खेड़ी टोल प्लाजा पर भी अब से कुछ दिन पहले ही एक इनोवा कार में सवार लोगों ने न सिर्फ बैरिकेड्स तोड़े थे बल्कि एक टोल कर्मी को भी उड़ा दिया था और उसकी शिवपुरी में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। लगातार टोल प्लाजाओं पर इस तरह की घटनाएं आमतौर पर अब देखने में आने लगी हैं। ग्वालियर में पुलिस की गंभीर लापरवाही देखने के लिए मिली है। गिरवाई पुलिस थाने की बेकाबू रफ्तार वैन ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद हंगामा खड़ा हो गया। ग्वालियर के रॉक्सी पुल इलाके में आज दोपहर 12 बजे उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब गिरवाई थाना की एक पुलिस वैन बेकाबू रफ्तार यहां से गुजरी। पुलिस की इस वैन ने रॉक्सी इलाके में भरे बाजार में सड़क के किनारे खड़ी एक मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा को चपेट में ले लिया। जब मोटरसाइकिल और एक्टिवा वालों ने गिरवाई थाने की इस वैन को रुकवाना चाहा तो पुलिस वाले वैन लेकर फरार हो गए। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की खबर लगते ही माधोगंज पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक पुलिस के जवान भी यहां पहुंच गए। इस दौरान हंगामा करने वाले और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई। मोटरसाइकिल और एक्टिवा मालिक अपनी गाड़ियों का हर्जाना मांग रहे थे। आखिर में माधोगंज थाने की डायल 100 मौके पर पहुंची और उसके बाद एक्टिवा और मोटरसाइकिल मालिक थाने पहुंचे जहां उनकी शिकायत ली गई है और पुलिस अधिकारियों ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इस बेकाबू रफ्तार पुलिस वैन की चपेट में अगर कोई राहगीर आ जाता तो शायद आज एक बड़ा हादसा हो जाता। अब सवाल यही है कि क्या पुलिस अधिकारी अपने महकमे के इन सिपाहियों के खिलाफ इस मामले की जांच करेंगे या फिर पिछले मामलों की तरह ये मामला भी रफा दफा हो जाएगा। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा स्थित प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर के सम्मुख बने हवन कुंड को आज प्रशासन द्वारा जीर्णोद्धार के नाम पर अचानक से तोड़ दिया गया। अचानक से इस हवन कुंड को तोड़े जाने की खबर जैसे ही लोगों को लगी, वहां मौजूद पंडितों को लगी, तो उनमें आक्रोश फैल गया और धीरे धीरे लोगों की भीड़ मंदिर में एकत्रित होने लगी। मामले को बिगड़ता देख तहसीलदार संजीव सक्सेना द्वारा वहां तत्काल पूजा कराकर इस हवन कुंड के निर्माण को पुनः शुरू करा दिया गया। यहाँ बता दें कि जो ये हवन कुंड है इसकी मान्यता है कि यहाँ पर जो पांडवों ने युद्ध के दौरान हवन किया था जिससे उन्हें विजयश्री प्राप्त हुई थी। तो ऐसे में काफ़ी प्राचीन यह हवन कुंड था और इसमें कई बड़े बड़े वीवीआईपी, कई प्रसिद्ध नेता अभिनेता यहाँ पर हवन कर चुके हैं। इस हवन कुंड में हवन करने से मान्यता है कि यहाँ पर हवन करने से सारी बाधाएं दूर होती है और विजयश्री प्राप्त होती है। तो ऐसे में अचानक से प्रशासन द्वारा लोगों को बिना विश्वास में लिए हवन कुंड को तोड़े जाने से लोगों में काफ़ी आक्रोश फैल गया और प्रशासन के प्रति काफ़ी रोष देखने को मिला है। उज्जैन के रहने वाले नितिन डेविड अब तक 8 लाख रुपए से अधिक की हेलमेट बांट चुके हैं। वो हेलमेट जो है गरीब बच्चों को लेकर हर उस इंसान को जहां पर भी वो देखते हैं कि कोई ऐसा शख्स जो बिना हेलमेट के जा रहा है और हेलमेट खरीदने की क्षमता नहीं है, तो ऐसे लोगों को वो हेलमेट बांटते हुए नजर आते हैं। अब तक तकरीबन 8 लाख रुपए से अधिक की हेलमेट नितिन डेविड बांट चुके हैं और उसके पीछे जो कारण सामने आया वो सबसे बड़ा कारण यही है कि उनके जवान बेटे की पूना में दुर्घटना में मौत हो गई थी, जो कि कुछ ही दिन बाद वहाँ फॉरेन जाकर पढ़ाई करने वाला था। लेकिन इस बीच एक बुरी खबर उनको मिली और तकरीबन 2015 की ये बात बताई जा रही है। सन 2015 में उनके बेटे का मौत हुई थी और उसके बाद से नितिन डेविड और उनकी फैमिली ने प्रण लिया है कि जहां भी वे ऐसे लोगों को देखेंगे जो गरीब हैं, हेलमेट खरीदने की क्षमता नहीं रखते हैं और गाड़ी जरूर चलाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को वो लगातार अब हेलमेट बांटते हुए उज्जैन में नजर आते हैं। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इस बार बैतूल जिले को एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और मध्य प्रदेश से राज्यसभा सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने बैतूल जिला मुख्यालय के नज़दीकी गांव कढ़ाई को गोद लिया है।
इसे लेकर के गांव में ग्राम सभा हो चुकी है और 74 बिंदुओं को लेकर एक विकास का एजेंडा तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। गांव 70% आदिवासी आबादी से भरा हुआ है और ग्रामीणों को उम्मीद है कि धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री द्वारा गांव को गोद लेने से गांव की तस्वीर ज़रूर बदलेगी। फिलहाल ग्रामीणों की मांग है कि यहां पहले भी कृषि महाविद्यालय के लिए ज़मीन आवंटित की गई थी, लेकिन महाविद्यालय का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया है। इसके अलावा भी इस ग्राम पंचायत के अंदर 2 और भी गांव आते हैं जो विकास के मामले में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। ग्रामीणों को ये उम्मीद है कि अब पेट्रोलियम मंत्री के गांव गोद लेने के बाद में 1600 हेक्टेयर में बसे इस पूरे गांव की तस्वीर ज़रूर बदलेगी और वो एक आदर्श गांव में ज़रूर तब्दील होगा। कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए अब चाइना में फंसे तीसरे छात्र ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। रोहित नायर नाम के शख्स ने वतन वापसी की गुहार पीएम से लगाई है, जो खरगोन के रहने वाले हैं। चीन के हुंजा शहर में फंसे खरगोन जिले के गोगावा के छात्र रोहित नायर ने वीडियो के माध्यम से मदद की गुहार लगाई है। चीन के हुंजा शहर में होटल मैनेजमेंट की 6 महीने की इंटर्नशिप करने गए रोहित राकेश नायर का नाम सूची में नहीं आया था। वह हुंजा में ही हैं। पिता राकेश ने बताया कि पहले बेंगलोर के होटल मैनेजमेंट कॉलेज संचालकों ने कहा कि शनिवार को रोहित भी लौट आएंगे, लेकिन उसे नहीं लाया जा सका। 15 दिन पहले ही रोहित बेंगलुरु से चीन पढ़ाई करने पहुंचा था। वुहान से हुंजा शहर 800 किलोमीटर दूर है। वहां वायरस का असर कम बताया जा रहा है। रोहित ने वीडियो के माध्यम से हुंजा शहर में पिछले 2 सप्ताह में फंसे होने की जानकारी दी है। केंद्र सरकार से एयरलिफ्ट करने की मदद की मांग भी की है। छात्र रोहित सहित अन्य छात्रों ने खाने पीने की दिक्कतों को वीडियो के जरिए साझा किया है। वुहान से 800 किलोमीटर दूर हुंजा में एक होटल में रोहित फंसा हुआ है। गौरतलब है कि वीडियो के जरिए खरगोन के 2 MBBS के छात्र शुभम गुप्ता और मतीन खान ने न्यूज़ 18 की मदद से पीएम मोदी और प्रदेश के सीएम कमलनाथ से वतन वापसी करने की गुहार लगाई थी। न्यूज़ 18 की खबर के बाद सरकार हरकत में आई और विदेश मंत्रालय ने छात्रों को वापस बुलाया। सीएम कमलनाथ ने ट्वीट भी किया था और ये जानकारी दी थी कि दोनों खरगोन के छात्रों को वापस भारत बुला लिया गया है। रोहित नायर को पूरा भरोसा है कि केंद्र सरकार उनकी मदद की गुहार पर जरूर ध्यान देगी और पीएम मोदी उनकी वतन वापसी जरूर कराएंगे। 15 शहर 15 रिपोर्टर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से 15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। पूरे प्रदेश भर में बादल छाए हुए हैं, कई इलाकों में बारिश हो रही है और खासकर उत्तरी छत्तीसगढ़ में ओले भी पड़ रहे हैं। जिस तरह से मौसम विभाग ने पहले ही इसको लेकर के येलो अलर्ट जारी कर दिया था और ये भी बताया था कि प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ ही साथ ओले भी पड़ सकते हैं। और जिस तरह से पश्चिमी विक्षोभ का असर हुआ है उससे मौसम में बड़ा बदलाव आया है। राजधानी रायपुर समेत पूरे प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और खासकर जो मौसम बदला है उसमें उत्तरी छत्तीसगढ़ में इसका सबसे ज़्यादा असर देखा जा रहा है। सरगुजा संभाग के कई हिस्सों में ओले पड़े हैं और साथ ही साथ बारिश भी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में जिस तरह से बदली छटेगी उसके बाद फिर एक बार ठंड बढ़ेगी, यानी कि लोगों को फिर एक बार ठंड से जूझना होगा। भारतीय जीवन बीमा निगम में विनिवेश के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ में अधिकारी कर्मचारी सड़क पर उतर आए हैं। आज एक दिन की हड़ताल पूरे देश भर में इन अधिकारियों कर्मचारियों ने की है और राजधानी रायपुर में भी पंडरी स्थित जो इनका रीजनल ऑफिस है वहां पे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और 1 घंटे के प्रदर्शन में इस बात को लेकर इशारा किया है कि अगर केंद्र सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है तो आगे भी सड़क की लड़ाई लड़ेंगे। जाहिर तौर पर उनका सीधा कहना है कि सोने की अंडा देने वाली मुर्गी को केंद्र सरकार बेचने जा रही है, जो कि गलत है और इससे न केवल अधिकारियों कर्मचारियों का नुकसान होगा बल्कि देश के जो बीमा धारक है उनका भी नुकसान केंद्र सरकार करने जा रही है।
कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और इसके साथ ही देश में भी उसके जो पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं और ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य में एडवाइजरी जारी की थी और बताया था कि किस तरह से कोरोना वायरस को लेकर सरकार जो है वो लगातार सतर्कता बरत रही है। छत्तीसगढ़ से भी कई बच्चे चाइना MBBS की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट्स लौटे हैं उन पर खासतौर पर निगरानी रखी जा रही है, लेकिन इस बीच जो 4 संदिग्ध हैं वो कोरोना के 4 जो संदिग्ध हैं वो मिले हैं और उनके जो सैंपल है वो वायरोलॉजी लैब पुणे के लिए जांच के लिए भेजे गए हैं। हालांकि अंबिकापुर से एक मरीज है और एक स्टूडेंट है और इसके साथ ही जो 3 स्टूडेंट है वो दुर्ग और भिलाई के हैं। इस रायपुर से भी एक संदिग्ध का जो सैंपल है वो वायरोलॉजी लैब पुणे भेजा गया था, लेकिन उसका जो सैंपल की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। उसके बाद में बात करें तो राजधानी रायपुर के स्वास्थ्य अधिकारियों ने और राज्य सरकार ने भी राहत की सांस ली है। हालांकि जो 4 रिपोर्ट्स हैं वो आनी बाकी है। कोरोना को लेकर जो स्पेशलिस्ट है उनका कहना है कि अभी चूंकि इलाज की दिशा तय ही नहीं हो पाई है और इसका सिर्फ इलाज यही है कि जो मरीज है उसको आइसोलेटेड करके रखा जाए और उस पर पूरे समय निगरानी रखी जाए, उसके जो सर्दी खांसी जुकाम को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। अभी जो 4 संदिग्ध मिले हैं उन्हें भी अब उनके घरों में ही आइसोलेटेड वार्ड में जो कमरे हैं उनमें रखे गए हैं और जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक और निगरानी में रखा गया और रिपोर्ट के अनुसार फिर उनके इलाज की दिशा यदि पॉजिटिव आता है तो फिर इलाज की दिशा क्या है इसको लेकर मंथन किया जाएगा। कोरोना को लेकर अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो डर है उन स्टूडेंट्स को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को है जो यहाँ से चाइना पढ़ने गए थे और वापस जिन्हें यहाँ लाया गया है। इसके साथ इसके अलावा भी सभी से ये कहा गया है कि यदि सर्दी जुकाम की जो दिक्कत हो रही है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं और साथ ही वो लोग खासतौर पे सतर्कता बरतें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें जो हाल में चाइना घूम कर आए हैं या फिर जो लोग चाइना से लौटे हैं उनके संपर्क में आए हैं। तो देखना ये है कि जिस तरह से स्वाइन फ्लू को लेकर दावे ज़रूर किए जाते रहे हैं, लेकिन जरा सी असावधानी के चलते कई जो मौतें हैं वो भी हुई है। कोरोना को लेकर जिस तरह से लगातार पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है और WHO ने भी निगरानी करने के लिए कहा है और साथ ही इलाज को लेकर भी सतर्कता बरतने के लिए जो इलाज को लेकर दिशा तय करने के लिए कहा है। देखना यह है कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से इलाज को लेकर दिशा तय होती है और साथ ही ये जो संदिग्ध हैं उनके सैंपल्स की रिपोर्ट आने पर सबका जो ध्यान है वो लगा हुआ है और यदि पॉजिटिव आता है तो फिर सरकार तय करेगी कि क्या करना है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का संपन्न हो चुका है। पूरे 3 चरणों में मतदान किया गया। मतदान को लेकर जिस तरह से मतदान का प्रतिशत है वो इस बार काफी अच्छा रहा। 80% से अधिक का मतदान इस बार छत्तीसगढ़ की पंचायत चुनाव में हुआ है। और जिस तरह से बस्तर संभाग में इस बार नक्सल इलाकों में जिस तरह से जो दहशत फैलाने का प्रयास नक्सलियों ने किया था उसको मतदाताओं ने दता बताते हुए बढ़ चढ़कर वहां पर मतदान किया है। तो जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां थी, पूरी 3 चरणों में जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है, तो इस बार जिस तरह राज्य निर्वाचन आयोग ने जो पूरी तैयारियां की थी उसका परिणाम ये रहा कि निर्वाचन कार्य पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। अब 6 फरवरी का वो दिन मुकर्रर किया गया है जिस दिन सारे जो 4 पदों को लेकर जो गठन किया जाना है उसकी तारीख 6 फरवरी को की गई है, जिसको देखते हुए सभी जिले के कलेक्टरों को पत्र लिखकर यह कहा गया है कि 6 तारीख तक सभी जगह पर निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाए और 6 तारीख की शाम को जो आदर्श आचार संहिता है उसको खत्म कर दिया जाएगा। मुंगेली जिले में आज सुबह से हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। मुंगेली, लोरमी, पथरिया, खुड़िया इलाके में आज सुबह से ही बारिश हो रही है जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है। वहीं जहां एक ओर ठंड का असर बढ़ा है वहीं दूसरी ओर धान खरीदी केंद्रों में धान खरीदी कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है और धान खरीदी कार्य बंद होने से किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मैं बता दूं कि धान खरीदी कार्य की अंतिम तारीख नज़दीक है। ऐसे में किसान धान बेचने धान खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं, लेकिन धान खरीदी बारिश की वजह से बंद होने के कारण किसानों को काफ़ी परेशानी सामना करना पड़ा है। फिलहाल जिस तरह के मौसम है इसको देखकर नहीं लगता कि 1-2 दिन अभी और बारिश से लोगों को राहत मिलेगी और धान खरीदी का कार्य शुरू किया जा सकेगा। अंतिम तारीख होने से किसान को परेशानी होगी। वहीं लगातार मौसम की बेरुखी से आम जनजीवन भी पूरी तरह प्रभावित है। अब देखना यह होगा कि लोगों को मौसम से कब राहत मिलती है। एक बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर 25 IAFS अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। PCCF समेत कई जिलों के CDFO के तबादले हुए हैं। IAFS PV राव PCCF कार्य योजना बनाए गए हैं। JSCS राज्य वनौषधि पादप बोर्ड के CEO,
SK सिंह अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कौशलेंद्र कुमार मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण और मूल्यांकन बनाए गए हैं। तो इस तरह से 25 IFS अफसरों के तबादले किए गए हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर PCCF समेत कई जिलों के DFO के तबादले किए गए हैं। IFS PV राव PCCF कार्य योजना बनाए गए हैं। JSCS राव राज्य वन औषधि पादप बोर्ड के CEO बनाए गए। SK सिंह अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जबकि कौशलेंद्र कुमार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक बने। तो बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर 25 IFS अफसरों के तबादले किए गए हैं। PCCF समेत कई जिलों के DFO के तबादले किए गए हैं। IFS PV राव PCCF कार्य योजना बनाए गए हैं, जबकि JSCS राव राज्य वन औषधि पादप बोर्ड के CEO, जबकि SK सिंह अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक बनाए गए। इसके अलावा कौशलेंद्र कुमार की बात करें तो मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण और मूल्यांकन बनाए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।